तुम गधी वधी हो क्या? इतनी जोर से लात कौन मारता है? उसका लात मारकर गिराना अबूजर को शदीद नागवार गुजरा था। वो बिपर कर अपनी कमर फैलाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही वो और जोर से चीखी, ये तो पागल है। वो सर झटक कर झिंझला कर बोला। अगले ही पल वो दोबारा इस नाजुक जान पर कूदा। उसे तकिए पर गिराकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख आवाज मुकम्मल दबा दी। चुप, तमाशा मत करो, बाहर मेरा कज़न खड़ा है। इन दोनों की नज़रें मिलीं। अबूज़र की आंखों में जहाँ गुस्सा था, वहीं मुकाबिल की आंखों में रंजीदगी व बेबसी। इस नौजवान के लिए ये रंगीन रातें कोई नई बात नहीं थी, जबकि दूसरी जानिब फरहा बिल्कुल एक आम सी घरेलू लड़की थी, जो बड़ी मुश्किल से कमाकर अपना गुजर बसर किया करती। इसके तो आगे पीछे तक कोई ना था। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नावल धड़कते दिल की किस्त नंबर 23 लेकर। तो यकीनन आप लोगों को भी मेरी तरह इस नावल की एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार होगा, जैसे कि मुझे था कि आगे क्या हुआ है, फ़राह किस तरह पहुंची है अबूज़र के रूम में और क्या होने वाला है, और किरण का सिलसिला कहाँ तक चलता है, वक्कास और किरण का, उनके दूर की रंजिशें कब ख़त्म होंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है किरण का और फ़राह का। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। किरण काफ़ी देर से फ़राह को कॉल कर रही थी, मगर उसने रिसीव ना की। गुमान करके कि वो ऑफ़िस में होगी, मज़ीद कॉल ना की। तैयार होकर वो अस्पताल पहुंची अना की तबीयत पूछने। रूम नंबर 208 की पेशेंट कहाँ है? मुआविया ने इसे जो रूम नंबर बताया था वहाँ तो अना मौजूद ही ना थी। तो उसने नर्स से जो वहाँ से गुज़र रही थी अना के मुताल्लिक़ इस्तफ़सार किया। वो एक्ट्रेस, वो ही, कहाँ है वो? किरण तेज़ी से पूछने लगी। उनके तो बॉयफ्रेंड आकर ले गए। डॉक्टर तो मना भी कर रहे थे कि इनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो सफ़र करें, मगर वो माने ही नहीं। कहने लगे मैं ख़ुद देख लूँगा। उस नर्स को तो जैसे अपना पेट हल्का करने के लिए कोई चाहिए था। किरण के पूछते ही वो तेज़ी से उगलना शुरू हो गई। बॉयफ्रेंड? अन्ना का कोई बॉयफ्रेंड भी है? किरण ये सोचकर उलझी। फिर अचानक उससे अपने शौहर का ख्याल आया। उसने तेज़ी से अपने सेल में वकास की पिक निकाल कर इस नर्स को दिखाई। ये थे। इस पिक में वकास गाड़ी के पास खड़ा था और उमर उसके साइड में। वो शुरू से ही अपने शौहर पर बहुत फ़िदा थी, इस कदर जानो दिल से फ़िदा कि चलते फिरते उसकी तस्वीरें ले लेकर खुश हो जाया करती थी। ये भी उन्हीं में से एक तस्वीर थी। हाँ, ये नीली शर्ट वाला ही तो था। नर्स ने वकास की जगह उमर की निशानदेही की। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक दिल जली सी मुस्कुराहट बिखरी, क्योंकि वो जानती थी अना और उमर का कोई जोड़ ही नहीं है। यकीनन वो वकास के कहने पर ही उसे लेने आया होगा। वो उलझे ज़हन और भारी दिल के साथ घर वापस आ गई थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उसके सेल पर नोटिफिकेशन की बेल रिंग हुई। उसने देखा अना ने कुछ पोस्ट किया है एफबी पर। किरण ने मारे तजस्सुस के तेज़ी से क्लिक किया। हैप्पी वेकेशन के कैप्शन के साथ उसने अपने एक पिक शेयर की थी, जिसमें वो एयरपोर्ट पर बैठी नज़र आ रही थी। किरण अभी वो पिक देखकर सेल बेड पर पटकने ही लगी थी कि उसकी निगाह पिक में मौजूद कोने पर खड़े शख्स पर गई और उसकी आंखें हैरत से फैलीं। वो वकास अब्बासी था। माना उसकी तस्वीर काफ़ी धुंधली थी चेहरे से, मगर कपड़े और उसके हाथों में मौजूद घड़ी किरण बखूबी पहचान सकती थी। तो कोई बिज़नेस ट्रिप पर नहीं गया, वो अपनी महबूबा के साथ वेकेशन पर गया है। वाओ! वो सुर्ख आँखों में भरे आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी बहने से, मगर कमबख्त फिर भी इस हरजाई की मोहब्बत में बह निकले। अगला सीन। सुबह उसकी आँख खुली तो सर शदीद भारी हो रहा था। अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे वो फंसी हुई है, हिल तक नहीं पा रही। मर्दाना बाजू उसके वजूद से लिपटा हुआ था। किसी की गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। वो बाजू खुद पर से हटाकर शदीद भारी होते सर के साथ उठकर बैठी। उसकी साड़ी और सैंडल, मर्दाना कपड़े, जूते सब सामने बिखरे पड़े नज़र आ रहे थे। उसने गले में थूक निगल डरते डरते नज़र घुमा कर देखा। अगले ही पल उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। आह! वो इतनी ज़ोर से चीखी थी कि अबूज़र चौंक कर उठा। तुम? वो भी जैसे हैरान हुआ था इस अजनबी हसीना को अपने बेड पर अपनी ही सफ़ेद शर्ट में मलबूस देख। आह! वो लड़की चीखना बंद ही नहीं कर रही थी, इसलिए मुकाबिल ने तेज़ी से अपना हाथ उसके मुंह पर रखा ताकि उसकी आवाज़ बंद करे।
अबू ज़र के करीब आते ही उसने पैनिक होकर एक ज़ोरदार लात मारकर उसे बेड से नीचे फर्श पर फेंक दिया। अगले ही पल अबू ज़र ने खुद को मुँह के बल अपने कमरे के फर्श पर लेटा पाया था। अबू ज़र, क्या हुआ? ये चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं तुम्हारे कमरे से? उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था सर फट जाएगा। उसके बाद जो दिलखराश व खौफज़दा कर देने वाला मंज़र उसकी आंखों के सामने था, वो उसे शदीद वहशत में मुब्तला कर गया था। पहले ही वो कन्फ्यूज़ हालत में ख़ुद को कंबल से लिपेटे बैठी थी कि अचानक उसे बाहर से डॉक्टर सुमेर की आवाज़ आई, जो दरवाज़ा नॉक कर रहे थे। डॉक्टर सुमेर, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते, उसकी आंखों से बेसाख्ता ही मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। ज़िंदगी में पहली बार कोई उसे इतना पसंद आया था। अभी तो मामलात शुरू भी नहीं हुए थे कि सब ख़त्म हो गया। अगर इन्हें इस बारे में पता चला तो उसे किस नज़र से देखेंगे, ये सोच ही उसकी जान निकली। तुम गधी वधी हो क्या? इतनी ज़ोर से लात कौन मारता है? उसका लात मारकर गिराना अबू ज़र को शदीद नागवार गुजरा था। वो बिपर कर अपनी कमर सहलाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही वो और ज़ोर से चीखी, ये तो पागल है। वो सर झटक कर झिंझला कर बोला। अगले ही पल वो दोबारा इस नाजुक जान पर कूदा, इसे तकिए पर गिराकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख आवाज़ मुकम्मल दबा दी। चुप, तमाशा मत करो, बाहर मेरा कज़न खड़ा है। इन दोनों की नज़रें मिलीं। अबू ज़र की आंखों में जहाँ गुस्सा था, वहीं मुकाबिल की आंखों में रंजीदगी और बेबसी। इस नौजवान के लिए ये रंगीन रातें कोई नई बात नहीं थी, जबकि दूसरी जानिब फ़रहा बिल्कुल एक आम सी घरेलू लड़की थी, जो बड़ी मुश्किल से कमा कर अपना गुज़र बसर किया करती। उसके तो आगे पीछे तक कोई ना था। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी अमीर शख्स की पार्टी में आई थी, बल्कि आई भी क्या थी, उसे ज़बरदस्ती लेकर आया गया था। अगर किरण ज़बरदस्ती ना करती तो वो कभी यहाँ ना आती। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे वो पार्टी से इस अमीरज़ादे के कमरे तक पहुँच गई। अबू ज़र, क्या हो रहा है अंदर? तुम ठीक तो हो ना? ये लड़की की चीखने की आवाज़ें कैसी हैं? फिर दोबारा डॉक्टर सुमेर ने दरवाज़ा बजाते हुए परेशान लहजे में पूछा। अब चीखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उसने मज़ीद डराने की नीयत से धमकी दी तो फ़रहा भपक उठी। उसके हाथ आज़ाद थे। शायद भूल गया था अबू ज़र। अगले ही पल उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का रसीद हुआ। मुक्का इतना जानदार था कि मुकाबिल को लगा कि उसके जबड़े हिल गए। इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की में इतनी ताकत! वो हैरान हुआ था। अब मुझे हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे? वो दोनों हाथों से उसके सीने पर मारकर खुद से दूर धकेल कर तेज़ी से उठकर बैठती, चीख कर धमकी आमेज़ लहजे में बोली। उसकी आवाज़ इस कदर गरजदार थी कि अबू ज़र ने हिम्मत न की फिर दोबारा उसके करीब आकर डराने की। यार अबू ज़र, फिर डॉक्टर समीर की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ में बेसब्री थी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अभी अबू ज़र ने आवाज़ लगाई ही थी कि फ़रहा का दिल खौफ से बेकाबू हुआ। अबू ज़र कपड़े पहनकर दरवाज़े की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलने की नीयत से कि फ़रहा तेज़ी से रोते हुए बोली, नहीं प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलो। लड़की, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि ड्रामा बंद करो अपना। सुबह ही सुबह सारा मूड ख़राब कर दिया। वो मुँह बसोर कर कहता दरवाज़ा खोलने लगा कि फ़रहा बेड से उतर कर भागती हुई उसकी जानिब आई। उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मत खोलो, मैं नहीं चाहती कोई मुझे इस हाल में देखे। ये पहली बार था अबू ज़र के लिए जब वो किसी लड़की को रोता हुआ देख रहा था अपने साथ रात गुजारने के बाद, वरना लाखों फरमाइशों का सामना होता था उसे सुबह आँख खोलते ही अपनी गर्लफ्रेंड्स की जानिब से। मगर इस लड़की ने कोई फरमाइश नहीं की थी, बल्कि उल्टा रो रो कर आँखें सुजा ली थी अपनी। तुम शर्मिंदा हो तो तुम्हें लगता है नहीं होंगी? उसने पलट कर अबू ज़र से गुस्से में सवाल किया। जब संभाली नहीं जाती तो पी क्यों थी? दाँत पीसते हुए पूछा। मैंने नहीं पी, एक लड़की ने ज़बरदस्ती पिला दी थी। उसने कहा था वो जूस है, कोई भी तुम्हें कुछ पिलाएगा और तुम पी लोगी। वाह, खासा ज़हीन हो तुम। अबू ज़र ने गोया भिगो कर जूता मारा था। ज़हीन तो तुम हो, जिसने मेरी हालत का फ़ायदा उठाया और अब मुझे ही गुर्रा रहे हो। फ़रहा दाँत पीसते हुए खा जाने वाली निगाहों से अबू ज़र को तकते हुए तेज़ी से गोया हुई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कभी भी किसी लड़की का फ़ायदा नहीं उठाता और ना ही कभी किसी पर ख़ुद को फ़ोर्स करता हूँ। वो तुम हो मैडम जिसने मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, वरना तुम जैसियों को तो मैं देखूँ भी नहीं। अबू ज़र ने अपनी जानिब होने वाली तोपों का रुख वापस उसी की सिमत मोड़ दिया था। आखिरी जुमला अबू ज़र ने इस कदर हकारत से अदा किया कि फ़रहा को महसूस हुआ कि उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ गई हों। अबू ज़र, क्या हुआ यार? दरवाज़ा खोलना। समीर की फिर आवाज़ आई थी। लगा जैसे दरवाज़ा तोड़ देगा अगर अब ना खोला तो। अगर नहीं चाहती तुम कि वो तुम्हें देखे तो यहाँ बुत की तरह खड़ी मत हो। जाओ वॉशरूम में जाओ या दरवाजे के पीछे जाके खड़ी हो। उसने अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहा और दरवाजे की सिमत बढ़ गया।
फरह को नहीं मालूम था कि उसके कमरे में वॉशरूम कहाँ है। जितनी देर में वो वॉशरूम ढूंढती उतनी देर में तो समीर ने कमरे में आ ही जाना था। वो फ़ौरन ही दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। अबू ज़र ने दरवाज़ा खोला तो वो दरवाजे की आड़ में खड़ी इन दोनों की बातें सुनने लगी। समीर अंदर कमरे में आना चाहता था मगर अबू ज़र ने आने ना दिया। रास्ता तो छोड़, यहीं से बात कर, मेरी गर्लफ्रेंड कंफर्टेबल नहीं होगी अगर तू अंदर आया तो। अबू ज़र ने मुँह बसोड़ते हुए जवाब दिया। वो चीख क्यों रही थी? समीर खासा फ़िक्रमंद लहजे में पूछ रहा था। कम ऑन डूड, तू एडल्ट है क्या? क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि वो क्यों चीख रही थी? उसने मफ़ाहिमाना अंदाज में शरारत से एक आंख विंक करते मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो समीर भी मुस्कुरा दिया। काफ़ी मेहनत कर रहे सुबह ही सुबह, इतनी शर्म कर ले कि घर में कमारे मेहमान भी रुके हुए हैं। उसने शिकवा किया तो फरहा लफ्ज़ कमारा सुन शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतर गई। एक गलती ने सब बदल कर रख दिया था। वो अपने खुदा को क्या मुँह दिखाएगी, ये सोच वो वहीं बेजान होकर गिरी। उसके गिरते ही धम की आवाज़ पैदा हुई। ये कैसी आवाज़ है? समीर तेज़ी से पूछने लगा। अबू ज़र ने फ़ौरन ही फ़रह को देखा जो दरवाजे के पीछे बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अबू ज़र ने अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी भींची। तू जा नाश्ता कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में नीचे। अबू ज़र ने बमुश्किल होठों पर मुस्कुराहट सजाए कहा बगैर समीर का जवाब सुनने की ज़हमत किए। दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लो और निकलो अब यहाँ से। दरवाज़ा बंद करते ही वो अपने बेड की साइड दराज की जानिब बढ़ा। वो तो रोने में मगन थी, उसने नहीं देखा अबू ज़र क्या कर रहा है। कुछ मिनट बाद फरह की आंखों के आगे एक चेक लहराया। उसे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, इसलिए आंसू पोंछकर जब उसने चेक पर नज़र डाली तो आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ी। अबू ज़र ने 20 लाख का चेक उसके आगे किया था। वो आदमी जो किसी को अपना बलगम न दे, वो 20 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम दे रहा था। उसके नज़दीक ये बहुत बड़ी रकम थी जो वो उसे ऑफ़र कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रो रही थी। कि क्या 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 है ये? वो उसके रूबरू खड़े होकर सुर्ख अंगारा होती आंखों के साथ बमुश्किल हकलाते हुए पूछने लगी। इससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, समझी? चाहे कितना भी ड्रामा कर लो तुम। इसलिए इसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। बहुत देखी हैं तुम जैसी, जो पहले बिस्तर पर आकर गिरती हैं और फिर पैसे लूटती हैं। तुम। अभी वो बोल ही रहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद हुआ। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, एक तो मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया तुमने, और अब मुझे पैसे ऑफ़र कर रहे हो। घटिया इंसान, अपने पैसे अपने पास रखो। बस मेरी ज़िंदगी में दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मत आना, वरना जान से मार दूँगी तुम्हें। वो उस पर ज़ख्मी शेरनी की तरह धाड़ी। फिर तेज़ी से अपने कपड़े उठाए। उसे पर्दे के पास दरवाज़ा नज़र आया। वो लड़की उजलत से उसकी जानिब बढ़ी। वो वॉशरूम था, ये देख फरह अंदर दाखिल हो गई। ज़िंदगी में पहली बार अबू ज़र ने किसी लड़की से थप्पड़ खाया था। चेहरे पर शदीद गुस्सा उबल रहा था उसमें। वो कुछ लम्हे तो यूं ही साकित खड़ा रहा, फिर अपने गाल को उंगलियों से आहिस्तगी से मिस करने लगा। अगले ही लम्हे मारे गुस्से के सामने रखे शोपीस को लात मारकर नीचे फेंका। वो ठुस की आवाज़ के साथ टूटा। कांच पूरे कमरे में बिखर गया। इतनी देर में फरह अपने कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गई थी। फरह इतनी अजियत में थी कि उसका जहन ठीक तरह काम ही नहीं कर रहा था। फिर अपनी सैंडल लिए वो नंगे पाँव कांच पर से चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। एक लम्हे बाद अबू ज़र ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। इस लम्हे उसने पलट कर देखा तो कमरे में खून आलूद पाँव के निशान थे जो दरवाजे से बाहर जाते नज़र आ रहे थे। वो शॉक्ड हुआ। वो लड़की कांच पर से चलती हुई चली गई और एक उफ तक न की। फरह लाउंज में से होती हुई बाहर निकल गई। समीर इस वक्त किचन में शेफ़ के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने फरह को जाते नहीं देखा। अबू ज़र तेज़ी से भागते हुए नीचे आया था उसे रोकने, मगर वो उसे कहीं नज़र न आई। वो घर से बाहर तक आया मगर गली में भी कोई मौजूद ना था। वो फ़ौरन ही सीसीटीवी फुटेज देखने गया था ताकि अपने दिल से ये बोझ उतारे कि उसने फ़ायदा उठाया इस लड़की के नशे में होने का। वो ख़ुद भी नशे में था, इसलिए उसे ठीक तरह कुछ भी याद नहीं था। उसे नहीं इल्म वो अजनबी लड़की उसके कमरे तक कैसे पहुंची। तुम बाहर जाओ। उसने गार्ड को बाहर भेजा और रात की फुटेज लगाई। तुम भी अकेले हो क्या मेरी तरह? इस लड़की की आंखों में दर्द था, वो कैसे ना देखता। हाँ, मैं बहुत अकेला हूँ। अबू ज़र को यकीन ना आया कि उसने इकरार किया था इस लड़की के सामने कि वो अकेला है। ना सिर्फ इकरार, उसने अना के मुतालिक भी उसे बता दिया था। तुम अकेले नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
हैंडसम, क्योंकि मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। इस लड़की की आंखों में ये जुमले अदा करते वक्त तर्स था, हमदर्दी थी, मोहब्बत थी। कहीं भी दूर दूर तक लालच ना आया। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो फ़ायदा उठा रही है उसकी हालत का, बल्कि महसूस हो रहा था कि वो दर्द समझ रही हो उसका। वो गाल को नरमी से चूम कर अगले ही पल हट गई थी। वो अबू ज़र था जो बेकाबू हो गया। जिस तरह वो फ़रह को वीडियो में देख रहा था, वो समझ सकता था कि क्या चल रहा था इस वक्त उसके दिमाग में। फ़रह को बजाय गेस्ट रूम में ले जाने के अपने कमरे की जानिब ले आया था वो। अपने कमरे का दरवाज़ा उसने पाँव की ठोकर से बंद किया, क्योंकि कमरों में कैमरे नहीं लगे, इसलिए आगे की वीडियो नहीं थी। अगर वो समझ सकता था कि आगे क्या हुआ है। शिट शिट शिट, उसने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बाल नोचे। अगर वो पैसे ले जाती तो इतना गिल्ट ना होता। पैसे भी लेकर नहीं गई वो कमीनी। वो ज़ेरे लब गुस्से से दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। वो उसका नाम तक नहीं जानता था जो गाली दे पाता। शदीद गुस्सा था इस लड़की पर कि पैसे लेकर क्यों नहीं गई। अगर पैसे ले जाती तो उसका ज़मीर सुकून में आ जाता। अगला सीन, हम कहीं जा रहे हैं। वो नन्ही परी वकास को देख बड़े तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। हाँ, क्या मुझे आप घर लेकर जा रहे हैं? इस नन्ही परी की आंखों में जुगनू जगमगाने लगे थे ये अल्फाज अदा करते वक्त। अभी घर नहीं, अभी हम अस्पताल जा रहे हैं, इस नौजवान ने तहम्मुल से जवाब देते हुए उसे बेड से उठाकर बिठाया था। हम तो पहले से ही अस्पताल में हैं, फिर दोबारा अस्पताल क्यों जा रहे हैं? वो बच्ची में मुँह बिगाड़ कर बोली। क्योंकि आपकी सर्जरी होनी है वहाँ, आहिस्तगी से गोया हुआ था। नहीं, मुझे नहीं कराना कोई सर्जरी वर्जरी। वो बच्ची रोने को थी। वो वकास के सीने से लगकर मिन्नती लहजे में बोली, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं आपको अस्पताल से घर ले जाऊंगा। क्या आप घर जाना नहीं चाहती? वकास ने उसे बहुत नरमी से समझाने की कोशिश की थी, मगर सीने से न हटाया। पिछली बार भी आपने यही कहा था, मगर फिर भी दोबारा अस्पताल में ही छोड़ गए थे। इस नन्ही परी ने सीने से हटकर अपनी सुनहरी चमकती आंखों में आंसू लिए उसके चेहरे की सिमत देखते हुए शिकवा किया। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, ये आखिरी बार है पक्का। आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता। वकास ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। हाँ हाँ, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आप झूठ नहीं बोलते। कौन हमेशा किरण आंटी को फ़ोन आते ही कहता है मैं ऑफिस में हूँ, जबकि वो मेरे बराबर में बैठा होता है अस्पताल में। अपना नन्हा सा हाथ कमर पर टिकाकर तिरछी निगाह से मुकाबिल को तकते वो बोली। तो उमर के लिए मुश्किल हो गया था अपनी हंसी रोकना। इस नन्ही परी के एक्सप्रेशन किसी बड़ी अम्मा जैसे थे। वकास ने अपनी पेशानी मसली, उससे बात करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। आजकल के बच्चों को तो कन्विंस करना भी इतना आसान नहीं। उमर दिल ही दिल में सोचने लगा। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं और मैं इस बारे में मज़ीद कोई बहस नहीं चाहता ज़ैनब, उसने इस बार सख्ती से कहा। यही आपका अकड़ू एटीट्यूड मुझे ज़हर लगता है। पता नहीं मेरी किरण आंटी कैसे बर्दाश्त करती हैं आपको। इस नन्ही परी को जैसे किरण पे तरस आया था। वो किरण का नाम बार बार नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि जब उसका नाम सुनता वो थप्पड़ याद आ जाता और मूड पहले से ज़्यादा ऑफ हो जाता। अभी उसने मुंह खोला ही था बोलने के लिए कि एक खूबसूरत नर्स कमरे में दाखिल हुई। उसे नहीं इल्म था कि वकास अब्बासी आया हुआ है, वरना ज़रूर लाल रंग की डार्क लिपस्टिक लगा कर आती जैसे हर बार आती थी। मिस्टर वकास, ज़ैनब का बुखार बेहतर है, आप इसे ले जा सकते हैं। नर्स ने चेकअप करने के बाद इस वजीह मर्द की जानिब मतवज्जा होकर आंखों से मोहब्बत के जाल फेंकते मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना हीरो। ज़ैनब वकास को देख अब मिन्नत पर उतरी थी। हॉस्पिटल में कोई नहीं जानता था कि वकास का इस बच्ची से क्या रिश्ता है, मगर इस बच्ची के सारे डॉक्यूमेंट्स में वालिद के नाम पर वकास का नाम ही लिखा हुआ था। वो बच्ची जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वकास के अलावा कभी कोई आया भी नहीं था उसे देखने, जिससे डॉक्टर और नर्स ने ये मतलब अखज़ किया था कि सिवाय वकास के इस बच्ची का दुनिया में कोई नहीं। उमर, ज़ैनब को ले आओ, वकास संजीदगी से कहकर वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद उमर इस बच्ची को देखने लगा। उसे ज़ैनब की हालत पर बहुत तरस आता था। इस बच्ची ने जब से होश संभाला था उसको खुद को अस्पताल के कमरे में ही पाया था। वो आम बच्चों के मुकाबले बहुत कमज़ोर सी थी। उमर हमेशा सोचा करता था कि वकास क्यों उसे छुपा कर रखता है पूरी दुनिया से। उसने 7 साला ज़ैनब को गोद में उठाया और उसे नीचे गाड़ी में लाकर पैसेंजर सीट पर बिठाया, जहां अना को बैक सीट पर वकास के साथ बैठा देख उस नन्ही परी ने मुंह बसूरा। पूरे रास्ते गाड़ी में फ़क्त खामोशी तारी रही। 1-2 बार अना ने बात करने की भी कोशिश की, मगर वकास ने कोई जवाब न दिया, तो वो भी खामोश होकर बैठ गई। गाड़ी एक प्राइवेट अस्पताल के आगे जाकर रुकी थी। आज ज़ैनब की आखिरी ओपन हार्ट सर्जरी थी, उसके बाद सब ख़त्म हो जाता।
हो जाना था, वकास और उसके रास्ते अलग हो जाने थे। ये सोच अना का दिल भारी होने लगा। वकास ने एक बार अपना सेल देखा। मुआफ़ी का कोई मैसेज नहीं इस बदतमीज़ वाड़ियल औरत की जानिब से। इसका खून जल गया। जलकर उसने सेल स्विच ऑफ कर दिया। अपना सेल स्विच ऑफ कर दो उमर। उमर उसकी बात सुन उलझा मगर बगैर किसी एहतजाज के अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब वो चाहेगी भी ना मुझसे रब्ता करना तो मैं नहीं मिलूँगा उसे। फिर अकल आएगी इस औरत को कि क्या खोने चली। हे बेवकूफ़ औरत। वो मुँह में बड़बड़ाता अस्पताल में दाखिल हो गया था। उमर ज़ैनब को गोद में लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। अना बड़ी हसरत से वकास की पुश्त तकते हुए मरे कदम भर रही थी। अगला सीन, किरण बेड पर बैठकर अपना गम ख़त्म करने के लिए नॉवल लिख रही थी कि उसे एक न्यू नंबर से कॉल आने लगी। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो हेलो, क्या किरण से बात हो सकती है? दूसरी जानिब से एक नस्वानी आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई थी। जी मैं ही बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारी अम्मी बेटा। तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक आया है, जल्दी अस्पताल आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ। बस इतना सुनना था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंसार साहब जैसे बीते थे तो उसके वालिद ही ना आखिरी बार अस्पताल में मिली थी उनसे जब वकास ने उन्हें इनकार किया कि दोबारा कभी उससे मिलने ना आए। तब उसे कब खबर थी कि वो वाकई कभी मिलने नहीं आएंगे, फिर यहाँ तक कि खुद अस्पताल पहुँच जाएंगे। वो आवाज़ भागता होकर चादर ओढ़कर सैलो पर्स उठाती घर से निकल गई थी। अस्पताल पहुंची तो पता चला कि अंसार साहब को अस्पताल में एडमिट करने के लिए भी पैसे दरकार हैं, तो शुमाइला बेगम के पास नहीं है। इतने बड़े शोरूम के मालिक की बीवी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने शौहर को अस्पताल में एडमिट करा सकें। किरण ये कैसे मान ले? आप क्या पैसा कब्र में लेकर जाएंगी अपने साथ? यहाँ मेरे डैड की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ रही है और आप कह रही हैं आपके पास पैसा नहीं है मेरे डैड को एडमिट कराने के लिए। किरण शुमाइला बेगम पर बुरी तरह बिगड़ी थी। भला कैसी औरत थी वो? शौहर मर रहा है मगर उसे पैसे की पड़ी थी। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, अस्पताल की फ़ीस कहाँ से भर दें? और तुम इतनी मासूम मत बनो। ये सब तुम्हारे शौहर ने किया है तो हमारे साथ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम इतने बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। दुआ अपनी माँ के सामने आकर किरण पर चीखने लगी। मेरी वजह से? वो उलझ कर। हाँ, हमें नहीं समझ आता हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तो तुम्हारा शौहर हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया है। ना सिर्फ उसने डैड के ग्राहकों को रोका बल्कि हमें मुकम्मल तबाह कर दिया। शोरूम को वापस चलाने के लिए डैड ने अच्छा खासा कर्जा ले लिया एक लोन ऐप से। इन लोगों ने 1 साल के बाद वसूली का कहा था मगर वो तो 1 महीने बाद ही पैसे लेने चले आए। डैड उनके पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने हमारे दरवाजे के आगे आकर तोड़ फोड़ की और गालियाँ दी। डैड गुस्से से बाहर निकले उनसे लड़ने। उन्होंने डैड को पूरी गली वालों के सामने इतना ज़लील किया कि उन्हें हार्ट अटैक ही आ गया। अब तुम ही बताओ हम कहाँ से पैसे दें अस्पताल वालों को? दुआ जज्बाती होकर किरण को सारी बात बताने लगी। अंसार ने सोचा भी कैसे कि वो किरण को थप्पड़ मारे और बात ख़त्म हो जाएगी। शायद वो भूल गया था थप्पड़ मारते वक्त वो अब सिर्फ किरण नहीं थी, उस मिसेज़ वकास अब्बासी थी। अब वो अपनी बीवी को किसी का नाखून न लगने दे और वो आदमी उसकी औरत को थप्पड़ मार के गया था। वकास अब्बासी कैसे माफ़ कर देता उसे भला? सिर्फ 15 से 20 दिन लगे उसे अंसार साहब के चलते हुए शोरूम को मुकम्मल तबाह करने में। किरण को नहीं मालूम कि वकास ने उसके बाप के साथ ये सब क्यों किया। वो उलझे जहन के साथ खड़ी थी। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं आया था कि वकास ने ये सब उसी के लिए किया है। देखें ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है, पैसे भर रहे हैं तो ठीक वरना अपना पेशेंट यहाँ से ले जाएं। नर्स इन लोगों की जानिब देखना रोटे लहजे से बोली। मैं अभी फ़ीस पे करके आती हूँ। किरण ये कहकर फ़ौरन ही रिसेप्शन की जानिब बढ़ी थी। इन बातों में वो अपने वालिद की जान मज़ीद ख़तरे में नहीं डाल सकती थी। उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और रिसेप्शनिस्ट को दिया। सॉरी मैम ये काम नहीं कर रहा। उसने स्विप करने के बाद किरण को वापस देते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? इसमें अच्छी खासी रकम है मेरी। वो उलझी। उसने दूसरा कार्ड निकाल कर दिया, वो भी काम नहीं कर रहा था। इसे महसूस हुआ कुछ तो गड़बड़ है। उसने फ़ौरन ही बैंक में कॉल की तो पता चला कि महविश बेगम ने उसका अकाउंट ब्लॉक करा दिया है। ये सुन वो हैरान रह गई थी। उसने सबसे पहले वकास को कॉल की ये बताने के लिए कि उसकी माँ ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, मगर वकास का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। उसने उमर को कॉल की जो बिज़नेस ट्रिप पर उसके साथ गया था, मगर उसका सेल भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसके हाथ पाँव लरसने लगे थे। अचानक उसने फ़ौरन ही महविश बेगम को कॉल की। अपनी पेशानी से पसीना हाथ की पुष्ट से साफ़ करते वो कॉल रिसीव होने का इंतज़ार कर रही थी। कॉल रिसीव होते ही दूसरी जानिब से नहायत सर्द मोहरी से पूछा गया, क्या काम है? मॉम क्या आपने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवाया है?
वो तेज़ी से पूछने लगी थी कि शायद कोई गलतफ़हमी की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, और मोहम्मद बोलो मुझे। मगर क्यों? किरण ने इनके दूसरे जुमले पर तवज्जो नहीं दी थी। वो तेज़ी से एहतजाजन पूछने लगी, क्योंकि मेरा बेटा राज़ी है तुम्हें तलाक देने के लिए। अब वो ट्रिप से आते ही तुम्हें तलाक दे देगा। किसे पता कि तुम उस दौरानिए में हमारा बैंक बैलेंस ही खाली ना कर दो। इसलिए मैंने ब्लॉक करवा दिया तुम्हारा अकाउंट, ताकि तुम जैसी लालची औरत चाह कर भी कुछ ले जा ना सके अपने साथ। किरण को ज़बरदस्त झटका लगा था। ये सुन के महविश बेगम ये बात जानती हैं कि वकास ट्रिप से आकर उसे तलाक दे देगा। यकीनन वकास नहीं बताई होगी ये बात इन्हें, और उसके अलावा कौन बता सकता था। इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा जानता ही कौन था ये बात अभी तक। उनके सख्त जुमले उसे अपनी शदीद तस्लील मालूम हुए। लगा ज़ोरदार तमाचा पड़ा हो चेहरे पर। लेकिन इस अकाउंट में मेरे अपने भी पैसे हैं, आप इन्हें यूँ ब्लॉक नहीं करवा सकती। वो गुस्से से चीखी, तुम्हारे पैसे? अच्छा मजाक है, उन्होंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रही आपसे। मेरे डैड इस वक्त अस्पताल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। अस्पताल में एडमिट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अकाउंट में मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, उन्हें यूँ ब्लॉक नहीं कर सकती आप। प्लीज़ मेरे अपने पैसे मुझे निकाल लेने दें। उसका चेहरा गुस्से से मुकम्मल सुर्ख पड़ चुका था, मगर आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़िंदगी में ख़ुद को उससे ज़्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था कि अपने पैसे होते हुए भी वो निकाल नहीं पा रही थी अपने वालिद के इलाज के लिए। अगर उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपने ही पैसे नहीं निकाल पा सकेगी, तो वो कभी वकास के बनाए अकाउंट में अपने पैसे ना डालती। अगर पैसे नहीं हैं तो खैराती अस्पताल में ले जाओ अपने बाप को, जो तुम्हारी औकात है। मैंने कहा मेरे पैसे हैं अकाउंट में, क्या सुना नहीं आपने? मज़ीद तमीज़ का दामन थाम कर ना रख सकी थी वो। इस बार वो हलक के बल चीख जताते हुए बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ किरण, तुम जैसी लड़कियों को ये सब सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे इस लालची बाप के बहाने हैं अकाउंट खाली करने के। किस बात की जल्दी है आखिर तुम्हें? एक बार वकास आ जाए फिर देख लेते हैं। उन्होंने बरहमी से कहकर कॉल काट दी। हेलो हेलो। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद वो अपना सर पकड़ रही थी। कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ जाए, किससे मदद ले, कौन देगा पैसे। उसे अपने इर्द गिर्द हर चीज़ चकराती हुई महसूस हुई। कांपते हाथों के साथ उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। क्या हुआ पैसों का? ये लोग अभी तक डैड का ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं कर रहे? दुआ उसके पास आकर परेशान होकर पूछने लगी। किरण से ज़्यादा जुदा हाल नहीं था उसका। जान उसकी भी निकल रही थी। किरण क्या बताती कि उसकी अमीर सास ने उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है। ये सोच कर कि उसके बेटे की गैर मौजूदगी में वो पैसे चोरी न कर ले, उसने फिर वकास का नंबर ट्राई किया। सेल फिर स्विच ऑफ आया। उसने उमर को कॉल की, उसका भी सेल स्विच ऑफ आ रहा था। उसका जहन मफलूज होकर रह गया था। वो जानती थी उसके ख़ानदान वाले तो पैसों के मामले में कोई मदद नहीं करने वाले। उसने कॉन्टेक्ट लिस्ट को नीचे की जानिब किया। सबसे पहले ए नाम अबूज़र का आया, अल्फ़ाबेट ए होने की वजह से। उसने ज़्यादा सोचे समझे बगैर अबूज़र को कॉल मिला दी। वो मीटिंग रूम में था। किरण की कॉल आते देख उसने कॉल रिसीव कर ली थी। अबूज़र, हाँ, रोने व शदीद अजियत में होने के सबब उसके मुंह से अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे। सिर्फ गहरी सांसों की आवाज़ें आ रही थी। क्या हुआ, खैरियत? जिस तरह उसने अबूज़र का नाम पुकारा था वो उसी से समझ गया था वो किसी सख्त परेशानी में है। हाँ, मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है। हमारे पास पैसे नहीं हैं उन्हें एडमिट कराने के लिए। तुम कौन से अस्पताल में हो, मुझे बस इतना बताओ। उसने मज़ीद कोई सवाल ना किया। वो समझ सकता था कि निहायत मजबूरी के तहत उसे कॉल की गई है, इसलिए मुकाबिल ने भी ऐसा कोई सवाल ना किया जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। किरण ने उसे अस्पताल का नाम बताया तो उसने फ़ौरन रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन देने को कहा। उसके बात करने के बाद किरण के वालिद को बग़ैर एक लम्हे की देरी किए एडमिट कर लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्द पैसे वापस कर दूँगी। उसने अबूज़र का शुक्रिया अदा किया। आराम से वापस करो, कोई जल्दी नहीं। किरण की कॉल डिस्कनेक्ट होते ही अबूज़र ने वकास को कॉल की, मगर सेल स्विच ऑफ आया। वकास अब्बासी की बीवी होकर किरण मुझसे पैसे मांग रही है, आखिर चल क्या रहा है ये? वो उलझा। अगला सीन, सर ये रही मिसेस वकास अब्बासी की इन्फॉर्मेशन। वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि इसका सेक्रेटरी आकर एक फ़ाइल उसकी जानिब बढ़ाते हुए गोया हुआ। अनस से सब्र न हुआ और उसने तेज़ी से फ़ाइल खोली। इस फ़ाइल में किरण की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अनस एक एक चीज़ को बगौर पढ़ रहा था। उसकी सेक्रेटरी ने पहली बार उसे किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट लेते देखा था, मगर दुख की बात यह थी कि वो औरत पहले से शादीशुदा थी। बड़े सर का तो दिल ही टूट जाना है ये जानने के बाद कि उनका बेटा कहाँ इंटरेस्ट शो कर रहा है। उसका सेक्रेटरी हम्मास ज़ेरे लब बड़बड़ाया, और कुछ सर? हाँ, किसी तरह मेरी मीटिंग अरेंज करो किरण के साथ। अनस के कहते ही हम्माद का शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर फोड़ ले।
मैं ये कैसे कर सकता हूँ सर, वो एक हाउस वाइफ है। हम्माद बेबसी से बोला। तो पार्टी रख लो, उसमें तो आएगी ना। सर मैंने सुना है वकास अब्बासी अपनी बीवी को सोशल गैदरिंग में नहीं लाता। ओह, तो फिर फैमिली डिनर रख लेते हैं, अच्छा है, डेट भी मिल लेंगे। उसने मफ़ाहिमाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो हम्माद अपना सर खुजाने लगा। चल क्या रहा था आखिर अनस के दिमाग में? क्यों एक शादीशुदा औरत को अपने बाप से मिलवा रहा था? कोई आम औरत होती तो समझ भी आता। वो तो वकास अब्बासी की बीवी थी, जिसका नाम चलता था ज़माने में। भला उसकी औरत पे नज़र रखना कहाँ की अक्लमंदी हुई। हम्माद ने गौर नहीं किया। अनस की आंखें इन्फॉर्मेशन के पहले सफ़े पर ही अटक गई थी। उसने आगे सफ़ा पलटा ही नहीं। ओ भाई, क्या होने वाला है? ये हम्माद क्या करेगा? ये न्यू कैरेक्टर हम्माद और परी जो आए, क्या होने वाला है? और ये बच्ची ज़ैनब कौन है यार? समझ से बाहर है। वकास ने अपना उसके वल्दियत के ख़ानों में अपना नाम लिखवाया हुआ है, अना भी साथ में। कुछ समझ से बाहर है कि होने क्या वाला है। खैर, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को आगे नॉवेल सुनना पड़ेगा, तो इंतज़ार कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को नॉवेल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।